अरे यही हाईली रिएक्टिव होने के कारण ये जो है तेजी से इलेक्ट्रॉनों के साथ जुड़ते हैं और उन्हीं के साथ कंबाइंड हो जाते हैं, मतलब अनदर जो हमारे नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इस कोरोजन के कारण हमारे पास जो मेटल के सरफेस पर एक लेयर जनरेट होती है, वो हमारा जो होता है वो प्रोटेक्टिव भी हो सकती है, नॉन प्रोटेक्टिव भी। मोस्टली अगर बहुत ही एक्साइटेड या बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत अच्छा मेटल है, तो उस केस में हमारा नॉन प्रोटेक्टिव लेयर बनता है। नॉन प्रोटेक्टिव लेयर से मतलब होता है कि वो पोरस होगा, यानी उसमें छेद हो सकते हैं, यानी वो फर्दर जो है कांटेक्ट में हो सकता है एटमॉस्फेयर के और मॉइस्चर के या अनदर गैसेस के। तो कोरोजन प्रोसेस हमारा प्रोसीड्स होते रहते हैं, यानी आगे बढ़ते रहती है और तब तक चलती जब तक कि पूरी तरह से पूरा मेटल का एक-एक आयन या एक-एक एलिमेंट जो है कन्वर्ट नहीं हो जाता ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन के कारण हमारा जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटेलिक लस्टर, ठीक है, धात्विक चमक जिसे बोलते हैं। इसके अलावा मेटेलिक प्रॉपर्टीज में कंडक्टिविटी, वो हमारी क्या होती है, डिके हो जाती है या घट जाती है, जिसको कारण हम हमारा जो है मेटल को हम यूज नहीं कर सकते। तो ये हमारा कोरोजन है बेटा, इसीलिए कोरोजन को बचाने के लिए हम लोग मेटल एलॉय, गैल्वेनाइजेशन, पेंटिंग, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सबसे क्या होता है कि एक लेयर बन जाती है, तो वो थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हो जाती है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कोरोजन का। रेडिश स्केल का बनना, फेरिक ऑक्साइड का, पाउडर ऑफ ऑक्साइड्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन मेटल, या इसी तरह ग्रीन फिल्म का बन जाना। जो हमने वीडियो भेजा उसमें देखिए लोहे या तांबे के जो लोटे होते हैं, अगर बहुत दिन तक रखे रहिए, यहाँ तक कि मेटेलिक जो हमारी जो गाड़ियां होती हैं, बाइक्स वगैरह में भी ग्रीन कलर का बेसिक कार्बोनेट का हमारा जो है ग्रीन लेयर जम जाती है। बेसिक कार्बोनेट मतलब CuCO3 और CuH का होल ट्वाइस। होता क्या है बेटा कि जो कॉपर होता है डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है उसका कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, ठीक है, और चूंकि हमारा एनवायरमेंटल कंडीशन रहती ही है, मॉइस्चर भी रहती है, तो ये कॉपर नमी की उपस्थिति में कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है और गैसेस के कांटेक्ट से कॉपर कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। इन दोनों का मिश्रण ही कहलाता है बेसिक कार्बोनेट। ये इसको हम हालांकि इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। These are easily removed by using some acids like some acids में आप ले सकते हैं साइट्रिक एसिड, टार्टारिक एसिड, इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम इनको रगड़ करके खुरच करके भी साफ कर सकते हैं। कॉपर में हालांकि बहुत दिन बाद ही एक ऐसा कोरोजन होता है। तो इफेक्ट ऑफ कोरोजन हमारा यही है कि प्रॉपर्टीज जो है घट जाती हैं, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बन सकते हैं और हमारा जो मेटल होता है वो यूज में नहीं होता है। सबसे बड़ी हानियां ये होती हैं कि अगर हम मान लीजिए ऑयल पाइपलाइंस है, केबल वायर्स हैं, या समुद्र के अंदर से आने जाने वाले हमारे जो पाइप्स होते हैं तेल के या गैस के, वो उसमें कोरोजन होने के कारण ब्लास्ट होने का खतरा हो सकता है। सबमरीन्स के जो हल्स होते हैं, पंखे होते हैं, इसके अलावा सिप हल्स है, इन सब में अगर जंग लग जाएगी तो ये हमारा क्या होगा, काम नहीं करेंगे, जो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो इसीलिए इनको बचाने के लिए तरह तरह का हम लोग प्रयास करते हैं। अभी इस लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे क्या कंडीशन है। तो ये सिस्टम है कोरोजन हमारा जो है आपस में भी बहुत कुछ सरफेस एरिया, बहुत कुछ एटमॉस्फेयर और बहुत कुछ हमारा जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो हमारा बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है कोरोजन के लिए। तो हम कोरोजन बहुत ही खतरनाक है हालांकि, लेकिन उतना भी नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में भी कोरोजन होता है। रैशेस का आना या फिर इस तरह होना, ये सब कोरोजन तो हर जगह मिलेगा, क्योंकि जो एक्टिव होगा, एनर्जेटिक होगा, उसमें कोरोजन होने की संभावना भी इतनी ज्यादा होती है। तो जो हमारा जो नेटिव स्टेट में कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, जो हमारा जो शुद्ध प्योर फॉर्म में मिलता है उसमें बहुत कम कोरोजन होता है, वो है गोल्ड, प्लेटिनम है। लेकिन सिल्वर में भी कोरोजन हो जाता है, क्योंकि ये तेजी से सिल्वर सल्फाइड बन जाता है सल्फर की कंडीशन में आने पर। इसी तरह से कंबाइंड फॉर्म में अगर कुछ एक्सेप्ट नोबल मेटल्स, ऑल अदर मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। बहुत से मेटल रिएक्टिव होते हैं तो वो डायरेक्ट भैया कभी अकेले मिलेंगे नहीं, आपको ऑक्साइड मिलेंगे। जैसे एग्जांपल में हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि ऑल एल्कली मेटल्स आर जनरली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ एल्कली ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स। तो एल्कली ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स आर द बेसिक इन नेचर which are formed by the direct contact of oxygen gas through the metallic surface area.
इसीलिए तो सोडियम पोटेशियम को हम लोग मिट्टी के तेल के अंदर रखते हैं ताकि शुष्क वातावरण रहे, नमी ना आने पाए। तो जैसे ही ऑक्साइड बना लेंगे तो एक लेयर जनरेट हो जाएगी और बनती चली जाएगी। इसी के कारण इसे एल्कली मेटल इसीलिए बोला जाता है। इसी तरह एल्कलाइन अर्थ मेटल जो सेकेंड ग्रुप होते हैं मैग्नीशियम, these are generally found in magnesium hydroxides एंड ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स के फॉर्म में, हाइड्रोक्साइड्स के फॉर्म में मिलते हैं। तो इसलिए हम, लेकिन जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं दे आर वेरी हार्ड इन नेचर एंड नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल। दे फॉर्म्ड ए स्ट्रक्चर लाइक ए सिलिका, बहुत ही कंबाइंड स्ट्रक्चर, बहुत हार्ड बनाते हैं। तो इस तरह से कंबाइंड स्टेट में हमारा मेटल का बनना ये कंडीशन है बेटा। ये भी हम जो बता रहे हैं इंट्रोडक्शन है अभी आपके पास। तो मेटेलिक कोरोजन का मेन कारण है ऑक्सीडेशन या मेटलर्जी के जरिए रिडक्शन, दोनों चीजें हैं। मेटेलिक कंपाउंड से एनर्जी का लूज हो जाना मेटेलिक रिडक्शन होता है या मेटलर्जी रिडक्शन बोलते हैं इसे। ये हमारा तब होता है जैसे मान लीजिए, सपोज मान लीजिए कि हम लोग पढ़ते हैं कि एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ओर्स, मेटेलिक एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ओर्स, जब हम डिफरेंट तरीके अपनाते हैं तो उसमें कई प्रकार की इम्प्योरिटीज होती हैं। तो स्मेल्टिंग, तरह तरह के प्रोसेस हम लोग करते हैं, कैल्सिनेशन है ना, ये सारी प्रोसेस करते हैं। उस दौरान कई बार टेम्परेचर से गुजरना पड़ता है। तो कई बार जो है कुछ चीजों के साथ हम मिला के उसको घोलते हैं, तो कुछ चीजें रिमूव होती हैं। कुछ मेटेलिक कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं उनसे जब अलग करते हैं तो कुछ एनर्जी भी लूज होती है। तो उस यानी हम कहने का मतलब हो गया कि ऑक्सीडेशन के थ्रू हमारा जो है मेटेलिक कंपाउंड बनता है, कुछ एनर्जी लूज होगी, लेकिन रिडक्शन के जरिए हम मेटल को फिर से पा सकते हैं। रिडक्शन का मतलब हो गया कि मेटल का अगर ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन को उसने रिलीज कर दिया, या जिसके साथ जुड़ा है उसको उसने रिलीज कर दिया। अगर कार्बोनेट है तो CO2 ग्रुप में उड़ गया, वो खत्म। तो ऐसा तभी होता है, इसके दो कंडीशन होती हैं। अगर मेटल्स को, मेटेलिक कंपाउंड को डायरेक्ट मेटल में लाना होगा तो डायरेक्ट नहीं आता है, कम से कम दो स्टेज फॉलो करने पड़ते हैं। पहले इसको ऑक्साइड में लाना पड़ता है, फिर ऑक्साइड से सेपरेट करके मेटल में लाते हैं। तो ये हमारा मेटेलिक कोरोजन है। इसी तरह बेटा क्लासिफिकेशन अगर हम करेंगे तो थ्योरी ऑफ कोरोजन हमारे दो तरह के होते हैं। बाय द डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द गैसेस थ्रू मेटेलिक सरफेस, दैट इज नोन एज डायरेक्ट कोरोजन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। सेकेंड इज वेट और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। वेट का मतलब हो गया कि नमी, मॉइस्चर, विच मींस नमी यानी मॉइस्चर। इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू दिस मॉइस्चर, यानी मॉइस्चर के थ्रू जो है इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब केमिकल रिएक्शंस पे ज्यादा होते हैं, और केमिकल कोरोजन तो ये है कि जो डायरेक्ट रिएक्शन हो जाए। तो ड्राई के लिए सिंपल है, सिल्वर का सिल्वर सल्फाइड में बनना इन प्रेजेंस ऑफ H2S। आयरन मेटल अंडर को केमिकल कोरोजन बाय HCl गैस। HCl गैस है मान लीजिए, तो वहां पर हमारा जो आयरन मेटल्स होते हैं वो हमारा कोरोजन शो करता है। HCl गैस अगर ज्यादा मात्रा में है या क्लोरीन है तो हमारे जो है संगमरमर के पत्थर जो होते हैं वो सब पीले पड़ जाते हैं। इसके अलावा हमारे टाइल्स खराब हो जाते हैं, ये सब। तो कोरोजन हमारा जो ड्राई कोरोजन होता है जिसे हम केमिकल कोरोजन कहते हैं बेटा, तीन तरह का होता है। कोरोजन बाई ऑक्सीजन जिसे हम ऑक्सीडेशन कोरोजन बोलते हैं, कोरोजन बाई हाइड्रोजन एंड लिक्विड मेटल कोरोजन। तो ऑक्सीजन का मतलब हो गया डायरेक्ट कांटेक्ट मैकेनिज्म। अगर हम देखेंगे कि मेटल रिलीजेस इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव आयंस, दीज पॉजिटिव आयंस डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड्स बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन और इन प्रेजेंस ऑफ अदर गैसेस। इनके साथ डायरेक्ट रिएक्शन कर लेते हैं। ये रिएक्शन के लिए नहीं, कभी कभी डायरेक्ट होता है जो बहुत रिएक्टिव होते हैं, और जो रिएक्टिव नहीं होते उसके लिए हमारा एटमॉस्फेयर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ऐसा सुटेबल पीएच, पीएच आप समझ रहे होंगे। पीएच का मतलब हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर हाइड्रोजन आयन का प्रेजेंस है, इसका मतलब एसिडिक कंडीशंस है, तो हमारा जो है कोरोजन बहुत तेज होगा। इसका मतलब अगर पीएच लेस देन 7 है, पानी का भी अगर लेस देन 7 है, तो हमारे मान लीजिए सबमर्सिबल के पाइप हमने लगाए जमीन में और पता लगा वो जल्दी जल्दी गलते जा रहे हैं, तो इसका मतलब इस पानी का पीएच चेक करिए, पीएच लेस देन 7 होगा, जो पीने के लिए भी हानिकारक है। तो एसिडिक मटेरियल में कोरोजन फास्ट होता है, जबकि एल्कलाइन एल्कलाइन के प्रेजेंस में हमारा कोरोजन धीरे होता है, यानी कोरोजन का रेट घट जाता है। मोर देन pH 7 हमारे लिए पीने के लिए भी अच्छा है और कोरोजन से बचाता भी। तो ये हमारा देखिए एक फ्लो डायग्राम है जिसे हम देख सकते हैं कि जब मेटल जो है आयंस में कन्वर्ट होता है
तो वो हमारा ऊपर की ओर आया इलेक्ट्रॉन जो है वो तेजी से एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जिसके जरिए जो गैसेस हैं उसके जरिए एक्सेप्ट करके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और ये रिएक्शन होता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि एक मेटेलिक सेल में हमारा जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम कर सकता है अगर मटेरियल है। तो अब आप सोचेंगे कि सर एनोड और कैथोड कैसे बन गया? हमने बताया कि एग्जांपल जैसे हमारा एक नट बोल्ट होता है, नट बोल्ट या कुकर कूलर वगैरह में देखिए हम लोग नट वगैरह लगाते हैं। नट लगाते हैं तो मान लीजिए बोल्ट से कसा गया तो जो चूड़ी वाला हिस्सा होता है वो हमारा एनोडिक एरिया होता है, बिकॉज इट इज लेस एरेटेड पार्ट। लेस एरेटेड मतलब जो लेस एयर वाला हिस्सा है वो हमारा एनोड का काम करता है बेटा, और अगर जो बाहर वाला हिस्सा है वो कैथोड का काम करता है। ऐसे ही एक एग्जांपल ले लीजिए कि बरसात के दिनों में जो खंभे होते हैं, जब पानी भरा रहता है तो उनका जो लेयर होती है जहाँ पे टच रहता है खंभे का वहां पे गल जाते हैं, कट जाता है जंग लगने के कारण। उसका कारण क्या होता है कि एनोडिक एरिया हमारा वही होता है जहाँ पे कांटेक्ट है पानी का और एयर का, यानी लेस एरेटेड पार्ट। बाकी खंभा बहुत बड़ा होता है ऊपर तक, तो कैथोड एरिया जितना बड़ा होगा, जितना लार्जर होगा, उतना ही ज्यादा उतना ठीक है, उतना ही ज्यादा हमारा जो है कोरोजन बढ़ जाएगा। यानी कैथोडिक एरिया, इफ एनी मेटल हैज लार्जर कैथोडिक एरिया, द कोरोजन रेट इंक्रीजेस। तो रेट ऑफ कोरोजन बढ़ जाएगा बेटा उस केस में। और एनोड का हिस्सा मतलब होता है बहुत कम, लेस एरेटेड, मॉइस्चर से लगा जुड़ा हुआ है। मॉइस्चर जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा कैथोड की, और कैथोड से इधर प्रोड्यूस होंगे आयंस, आपस में मिल करके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड इस तरह से बनाते हैं। स्टेबल लेयर क्या होता है कि कुछ ऐसे हमारे ऑक्साइड्स फिल्म होते हैं जैसे एल्युमिनियम, टीन, लेड, इसी तरह से कॉपर तो नहीं होता है, इसी तरह हमारा क्रोमियम है, निकिल है। इन सब में जो एक लेयर बनती, पहली लेयर, ये हमारा जो है ऑक्साइड लेयर जो बनाते हैं, ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ये नॉन पोरस लेयर होती है जो कि कोरोजन से प्रोटेक्ट करती है, यानी डायरेक्ट कांटेक्ट हटाती है मॉइस्चर और अनदर गैसेस का मेटल से। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पैसिविटी। Passivity is the process where metal corrodes and form a protective layer on its surface which stops further corrosion is known as passivity। तो इसी तरह से स्टेबल लेयर होता है, फिर होता है अनस्टेबल ऑक्साइड लेयर। अनस्टेबल ऑक्साइड लेयर ये हमारा जैसे कुछ नोबल मेटल्स होते हैं जैसे सिल्वर, गोल्ड है, इनमें जो ऑक्साइड होता है ये आसानी से हट जाते हैं, इनकी ऑक्साइड लेयर बहुत पावरफुल नहीं होती। गोल्ड तो वैसे भी इसमें कोरोजन कम होता है, तो इसलिए इसमें इसका नोबल मेटल्स इन्हें बोलते हैं, इनके ऑक्साइड लेयर बहुत मजबूत नहीं होते हैं। इसी तरह कुछ लेयर ऐसी होती हैं जो वोलेटाइल होती हैं बेटा, जैसे मॉलिब्डेनम ऑक्साइड। मॉलिब्डेनम ऑक्साइड की ये टेम्परेचर दे देंगे तो इसकी जो लेयर ऑक्सीजन उड़ जाएगा, फिर मॉलिब्डेनम फिर से फ्री हो जाता है। इस तरह से वोलेटाइल ऑक्साइड लेयर है। कुछ में पोरस लेयर होते हैं यानी नॉन प्रोटेक्टिव लेयर, ये ज्यादातर उनमें होता है जैसे आयरन है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, इन सब में ऐसा केस होता है क्योंकि इनमें जो है कोरोजन रेट्स बहुत हाईएस्ट होता है ड्यू टू हायर रिएक्टिव इन नेचर। फिर एक आता है कैसे पहचाने कि कौन प्रोडक्टिव है लेयर है, कौन अनप्रोडक्टिव लेयर है। कांटेक्ट योर आईटी टीम, अच्छा कोई बात नहीं, 10 ही मिनट बचे अभी। फिर दोबारा अगर मान लीजिए डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर दोबारा जुड़ जाइएगा। देखिए पिलिंग बेडवर्थ रूल ये बनाता है, ये पिलिंग बेडवर्थ रूल के जरिए हम ये पता लगाते हैं कि जो हमारा जो कोरोजन लेयर बन रहा है, कोरोडिंग मटेरियल का जो लेयर बन रहा है वो प्रोटेक्टिव नेचर का है या अनप्रोटेक्टिव नेचर का है। जो पैसिविटी शो करते हैं बेटा, जैसे एल्युमिनियम, निकेल, क्रोमियम, इन सब के में जो ऑक्साइड लेयर बनती है वो प्रोटेक्टिव नेचर होते हैं। इसकी पहचान ये है कि जो मेटल सरफेस के ऊपर जो हमारा ऑक्साइड लेयर बना, उसका जो वॉल्यूम है, अगर मेटल के वॉल्यूम से ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ ये प्रोटेक्टिव लेयर, अनप्रोटेक्टिव लेयर कहलाता है। यही पिलिंग बेडवर्थ रूल है। ये सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लिथियम है, इनमें नॉन प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं क्योंकि इनमें जो जो कोरोजन का हमारा जो लेयर बनती है उसका जो वॉल्यूम होता है मेटेलिक सरफेस के वॉल्यूम से काफी कम होता है। इस वजह से ये पोरस होते हैं, इन्हें हम पोरस ऑक्साइड भी बोलते हैं। ये पोरस ऑक्साइड स्केल हम कहते हैं इन्हें। दीज स्केल्स परमिट्स फ्री एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू द अंडरलाइंग मेटल सरफेस
फॉर फ्रेश एक्शन एंड दस कोरोजन कंटिन्यूज। तो कोरोजन कंटिन्यूसली चलता रहता है इसमें। लेकिन यहीं पर एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाने के कारण उसकी जो लेयर होती है एल्यूमिनियम के वॉल्यूम से ज्यादा होती है, इसलिए नॉन पोरस होता है और ये प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इन्हें प्रोटेक्टिव बोलते हैं, इसे पैसिविटी भी बोलते हैं। कोरोजन बाई अदर गैसेस में अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन के कारण बाई हाइड्रोजन, यानी इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन एम्बिटलमेंट। अगर प्रेजेंस होता है हमारा, जैसे डक्टिलिटी है, डक्टिलिटी का मतलब आप जानते होंगे धातुओं के प्रॉपर्टीज होती है, मेटालिक प्रॉपर्टीज होते हैं, डक्टिलिटी या मेटालिक लस्चरस, इलास्टिसिटी, है ना। मैलिएबल, मैलिएबल का मतलब होता है इसे चद्दर के रूप में फैलना। डक्टाइल का मतलब होता है टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, वायर्स के रूप में कन्वर्ट करना। तो अगर मान लीजिए है तो इनकी डक्टिलिटी हमारी अगर हाइड्रोजन का प्रेजेंस है या एसिड का प्रेजेंस है तो वो खत्म हो जाता है, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन एम्बिटलमेंट। मैकेनिज्म यहाँ पर देखिए दिखाया गया, जैसे मान लीजिए टाइप ऑफ कोरोजन है हमारा, आयरन लिबरेट्स एटॉमिक हाइड्रोजन विथ हाइड्रोजन सल्फाइड। आयरन जो है H2S से रिएक्शन करके आयरन सल्फाइड बनाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है। ये हाइड्रोजन डिफ्यूज होकर हाइड्रोजन गैस के रूप में अलग हो जाता है। तो ये जो गैसेस होती हैं ये हमारा क्या करती हैं, वॉइड्स जनरेट करती हैं और यह वेरी हाई प्रेशर से रिलीज होती हैं, जिसके कारण क्रैकिंग होती है या ब्लिस्टरिंग ऑफ मेटल इसे हम बोलते हैं। तो क्रैक्स कर देते हैं और क्रैक्स होने के कारण जो है कोरोजन रेट और बढ़ जाता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है डी कैरिवेट, जैसे एक एग्जाम्पल ये भी है, ये हमारा कार्बोनाइजेशन का मतलब हो गया, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन जो है कन्वर्ट होकर के हीट में नेसेंट हाइड्रोजन में अगर आया तो कार्बन से जोड़ के मीथेन वगैरह का बनना है। यह बहुत कम मिलता है इसलिए हम इसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए सुटेबल है। इसी तरह लिक्विड मेटल कोरोजन, ये हमारा जो है, ये लिक्विड मेटल कोरोजन क्या होता है, ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ फॉलोइंग लिक्विड मेटल एट हाई टेम्परेचर एंड सॉलिड मेटल। तो जैसे मान लीजिए कि डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉलिड मेटल बाय ए लिक्विड मेटल, ये हमारा एक इसका कारण है, ये भी एग्जांपल है, इंटरनल पेनिट्रेशन ऑफ द लिक्विड मेटल इनटू द सॉलिड मेटल। जैसे कि कोई लिक्विड मेटल है वो सॉलिड मेटल के संपर्क में है, तो सॉलिड मेटल और लिक्विड मेटल का संपर्क में है तो एक एनोड का काम करेगा, एक कैथोड का काम करेगा, पूरी तरह से ज्वाइंट नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मॉइस्चर या अदर गैसेस के कारण मान लीजिए अगर हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट जनरेट होता है तो इसका मतलब एनोडिक एंड कैथोडिक एरिया बन जाएगा, जिसके कारण गैल्वेनिक प्रोसेस होगा और कोरोजन होगा। तो जो मेटल हाईली रिएक्टिव होगा उसका कोरोजन हो जाएगा और जो मेटल लेस रिएक्टिव होगा उसका कोरोजन नहीं होगा। तो ये लिक्विड मेटल कोरोजन कहलाता है, इसे हम जंक्शन कोरोजन भी कह सकते हैं या बाइंड कोरोजन भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं वेट और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, ये इंपॉर्टेंट है, इसका एक क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन बेसिकली हमारा जो होता है ये हमारा एयर एंड मॉइस्चर के प्रेजेंस में ही होता है। इसमें कोई भी मेटल मेटल आयन में कन्वर्ट होता है और ये मेटल आयन्स हमारे जो है सोल्यूशन में पहुंच जाते हैं और इसके कारण सोल्यूशन में, अब सोल्यूशन कैसा है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस है या एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये जो है हमारा ऑक्साइड भी बना सकता है, हाइड्रोक्साइड भी बना सकता है ये मेटल। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का हमारा इसमें एटमॉस्फेयर इसमें जनरेट हो रहा है। तो इस एटमॉस्फेयर के जनरेट करने को हम ये जनरली कैथोड पर होता है ये एटमॉस्फेयर। एनोड तो फिक्स है, एनोड पर कोई भी मेटल होगा ऑक्सीडेशन देके आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कैथोड हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है कि हम उसमें कोरोजन किस तरह का होगा, बाई इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन थ्रू एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन और एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। ये डिपेंड करता है कि नेचर हमारा कैसा है एनवायरमेंट का। तो फर्स्ट कैथोडिक प्रोसेस हम देख रहे हैं जिसमें हम इन्वॉल्व कर रहे हैं हाइड्रोजन एवोल्यूशन टाइप। एनोड पर तो आयरन जो है फेरस आयन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन चूंकि अगर हमारा एसिडिक एरिया है या हाइड्रोजन के आयन के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन जुड़ करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, तो ओवरऑल रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो Fe+2H आयन से फेरस आयन बन गया और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गया। जब हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी वहां से या फेरस आयन हटा तो वहां पे क्या होगा, क्रैक्स आ जाएंगे, है ना। देखिए ध्यान से, ये है इस तरह से। यहाँ पे एक फिगर बनाया गया कि हाइड्रोजन गैस बहुत प्रेशर से निकलता है, अगर मान लीजिए लेयर है भी तो जो लेयर बन रही है वो पोरस हो जाएगी, क्योंकि उसमें सिर्फ फेरस आयन ही बना रह जाएगा और वो फेरस आयन फिर जो है किसी से भी रिएक्शन कर सकता है आगे।
तो ऑक्सीजन के लिए दूसरा आता है हमारा एब्जॉर्प्शन टाइप। कैथोड में ही अगर मान लीजिए मॉइस्चर है या नमी है या पानी की उपस्थिति है, तो उस केस में जो कैथोडिक रिएक्शन होता है उसमें ऑक्सीजन और वाटर, जो इलेक्ट्रॉन एनोड पर रिलीज किए गए वो कैथोडिक एरिया में इंटर करते हुए सरफेस पे ही चूंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं और सरफेस पे ही हमारा मॉइस्चर है, बाहरी कांटेक्ट में एयर में ऑक्सीजन है, तो ये आपस में जोड़ के हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। ओवरऑल रिएक्शन हमारा एनोड और कैथोड मिला के फेरस हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जो कि अनस्टेबल है। ये फर्दर अगेन एक रिएक्शन हम लिख सकते हैं इसमें, जो नीचे है फेरस हाइड्रोक्साइड अगेन मॉइस्चर और एयर के प्रेजेंस में फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जिस समय फेरस हाइड्रोक्साइड बनता है उसमें येलो कलर का पानी ऐसा लगेगा, येलो कलर का ऐसा आएगा। जिसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा उसमें थोड़ा सा रेडिश ब्राउन हो जाएगा। और थोड़ी दिन बाद, कुछ दिन बाद जब ये FeOH का होल थ्राइस टूट जाता है तो ये बनता है Fe2O3 और H2O अलग हो जाते हैं, जो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है, तो वो हमारा कहलाता है येलो रस्ट, जो कि पाउडर फॉर्म में होता है Fe2O3.H2O। यानी FeOH के होल ट्वाइस के समय अगर आप उस पर हवा मारेंगे तो मेटल इतना कमजोर नहीं होता, लेकिन Fe2O3.H2O यानी जब आयरन रस्ट बन जाता है तो उसमें हथौड़ा मारेंगे तो टूट जाएगा, यानी टुकड़ों में बढ़ जाता है। इसे बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन थ्रू एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। ये एक फ्लो डायग्राम है बेटा, इसमें दिखाया गया है कि आयरन फेरस आयन में कन्वर्ट हुआ या फेरिक आयन में। कैथोड पर हमारा हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है, ये फेरस आयन और फेरिक आयन सोल्यूशन में है यानी मॉइस्चर में है। ये मॉइस्चर में हमारा जो है तुरंत ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, जो कि एनोड हमारा इसी में है। कैथोड भी हमारा लार्जर एरिया है, सरफेस एरिया। कैथोड पे इलेक्ट्रॉन ले करके ऑक्सीजन के साथ जोड़ के ये जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और सरफेस के ऊपर आ जाता है। इस तरह से रस्टिंग होती रहती है, धीरे धीरे आयरन एकदम खोखला हो जाता है। पोरस होती है क्योंकि इसकी रस्टिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। तो केमिकल कोरोजन और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन में डिफरेंस मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आप पढ़ लीजिएगा, वही सिंपल वही जो मैं भी बताया हमने। फिर है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन में कई तरह के टाइप्स आते हैं, नॉलेज के लिए एक रीडिंग कर लीजिए। गैल्वेनिक कोरोजन है, डिफरेंशियल एरेशन और कंसंट्रेशन सेल कोरोजन, ये भी हमने एग्जांपल जैसे बताया अभी नट बोल्ट का है। या खंभे है हमारा जो है बिजली वाले खंभे जो बरसात के दिनों में हम गलने लगते हैं, ये भी हमारा डिफरेंशियल एरेशन है। एरेशन का मतलब लेस एरेटेड पार्ट एक्ट एज ए एनोड और हाईली एरेटेड पार्ट एक्ट एज ए कैथोड। और गैल्वेनिक कोरोजन तो आप समझ गए होंगे कि क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जहां जनरेट हो गया, चाहे वीक एसिड बन जाए सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, वहां पे गैल्वेनिक कोरोजन होगा। तो एक एग्जांपल यहाँ पर है, मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, उसको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ आपको। जिंक आयन में कन्वर्ट होना, ठीक है। अब देखिए ये है जिंक और प्लेटिनम है, यहाँ पर एक सोल्यूशन में है तो कंसेंट इसे इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो करंट फ्लो होने लगेगा। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कंडक्शन और आयनिक कंडक्शन, दोनों चालू हो जाएंगे। आयनिक कंडक्शन के थ्रू